स्टडी आई 8 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आए हैं। तो इस चैनल पे आप नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो देर ना करते हुए अब हम वीडियो को शुरू करें। आज का मेरा पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि ऑप्शन ए जहाँ बालू के टीलों की प्रधानता हो, बी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, सी वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। आज के दूसरे प्रश्न की बात करें तो दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए चंबल, बी केन, सी घाघरा, डी बेतवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घाघरा। घाघरा यमुना की सहायक नदी नहीं है। वहीं बात करें आज के तीसरे प्रश्न की, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बोहमिला, बी यामपपा, सी दीपू दर्रा, डी ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यामयाप दर्रा। हम इसमें भी 50 प्रश्न हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, इसलिए हम प्रश्नों को स्पीड में पढ़ेंगे। आप इनको देखते जाएंगे और जो जहाँ पे गलत हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करेंगे कि कैसा प्रश्न है ये है, हम सेट किए हैं। तो आज का चौथा प्रश्न की बात करें, 90s ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अरब सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज स्थित है। वहीं बात करें आज के 5वें प्रश्न की, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए 2002, बी 2004, सी 2007, डी 2009। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2004। 2004 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया है भारत में गरीबी निर्धारण हेतु योजना आयोग के द्वारा। आज के छठे प्रश्न की बात करें तो दिए गए विकल्पों में सही मिलान करना है कि ऑप्शन ए क्षेत्र और उत्पादन है तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा है, और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में मधुमक्खी पालन 1 का 2, द्वितीय क्षेत्र में जूते का कारखाना बी का 3, और तृतीय क्षेत्र में सलाहकारी संस्था है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोहे के लिए, बी कॉपर उत्पादन के लिए, सी सीसा उत्पादन के लिए, डी कोयला क्षेत्र के लिए। आपको कमेंट में बताना कि लोहे के लिए उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है और कॉपर उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोयला क्षेत्र के लिए। ये पश्चिम बंगाल में रानीगंज पर है और आसनसोल के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये या कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आज के 8वां प्रश्न की बात करें तो कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए आइसलैंड, बी फिनलैंड, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है। 90वें प्रश्न की बात करें तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 10वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका से भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करें आज के 11वें प्रश्न की तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपवन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान में वर्णित है। तो आज के 12वें प्रश्न की बात करें तो संविधान और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान किस भाग के उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए भाग 11, बी भाग 13, सी भाग 14, डी भाग 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के लिए उल्लेखित किया गया है। वहीं 13वें प्रश्न में बात करें तो इस सूची 1 और सूची 2 में बताना है तो किसमें क्या है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मिलान सही है। सशरीर प्रस्तुत होना, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय और न्यायालय के लेख, अधिकार, परीक्षा किस अधिकार से, ये सभी सही हैं। ये एक दूसरे से सही मिले हुए हैं। आज के 14वें प्रश्न की बात करें, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उन्हीं के पास होती है। 15वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आर्थिक कार्य विभाग, बी वित्तीय विभाग, वित्त सेवा विभाग, सी राजस्व विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग जो है एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। आज 16वें प्रश्न की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 10, डी 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय में संबंधित निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। वहीं 17वें प्रश्न में औरंगजेब से संबंध कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, बी इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, सी इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। ऑप्शन बी इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। और इनके बारे में एक चीज़ और जान लें कि औरंगजेब के समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि औरंगजेब का जन्म जो हुआ था 1618 ईस्वी में हुआ था और औरंगजेब का विवाद फारस की राजकुमारी दिलरस बानो बेगम से हुआ था, विवाह जो हुआ था। और उसका राजा मात्र मुगल में एकमात्र ऐसे शासक हैं औरंगजेब जिनका 2 बार राजाभिषेक करवाया गया। पहला रामूगढ़ विजय के समय रामूगढ़ विजय के समय 1658 में, दूसरा देवराय विजय 1659 में। मात्र ये मुगल शासक है जिनका 2 बार हो गया। वहीं बात करें तो कि औरंगजेब इस्लामी नियम को बड़े कठोरता से साम्राज्य पर लागू किया था और यह आदेश दिया कि मुगल काल में बने सारे मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। और इसी क्रम में वीर सिंह बंदुला ने मथुरा में बनाए केशव नारायण
केशव नारायण मंदिर को तोड़ दिया और जिस कारण जाटों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। जाटों का नेतृत्व गोकुला ने किया था। गोकुला ने किया। तो इनके बारे में बस इतना ही। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे उसमें। तो आज के 18वें प्रश्न की बात करें तो विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासन में भारत आया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी अच्युत राय, डी कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर कृष्णदेव राय के शासनकाल में विदेशी यात्री डोमिंग पायस आए थे भारत। वहीं बात करें आज के 19वें प्रश्न की तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। वहीं बात करें आज की 20वें प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी, डी माफ कीजिएगा कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। आज के 21वें प्रश्न की बात करें ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए झेलम, बी सतलज, सी व्यास, डी गंडक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गंडक। गंडक को ऋग्वैदिक कालीन में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। आज के 22वें प्रश्न की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कौशाम्बी, डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। 23वें प्रश्न की बात करें किस संस्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करने वाला लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? ऑप्शन ए लाहौर, बी अमृतसर, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। लाहौर में साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करने वाला लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हुए थे। लाला लाजपत राय के बारे में एक चीज़ कि लाला लाजपत राय, आपको कमेंट में बताना कि लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे। आज का 24वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सद्भावना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन ए एलन कैंपबेल जॉनसन, बी मदन मोहन मालवीय, सी सरोजनी नायडू, डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन महात्मा गांधी एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी को लाभ की सद्भावना पुरस्कार कहा था। वहीं बात करें 25वें प्रश्न की अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किए थे।
तो आज के 26वें प्रश्न की बात करें तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए आगा खान, बी सलीमुल्लाह खान, सी सर सैयद अहमद खान, डी मोहसिन उल मुल्क। तो इसका राइट आंसर है सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन बी सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया था। वहीं आज के 27वें प्रश्न की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए कार्बन हाइड्रोजन, बी कार्बन ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डी ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन, कार्बन और एवं हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। 28वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें बताना है कि पादप हार्मोन कौन नहीं है। ऑप्शन ए जिबरेलिन, बी ऑक्सिन, सी एपिनेफ्रिन, डी साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। वहीं 29वें प्रश्न की बात की कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर एवं सिकंदर ए शाहनी कहते हैं। इनका एक और नाम है सिकंदर ए शाहनी भी कहा जाता है। इनका बचपन का जो नाम था अली गुस्पफ था और इन्होंने ही खलीफा पद का मान्यता दिया था। उसके बाद इनसे और एक चीज़ कुछ जान लें कि क्या कि इन्होंने 4 चीज़ के अस्थाई गुप्तचर की भी स्थापना की। अस्थाई गुप्तचर जिसको खुफिया विभाग कहते हैं, और नशाखोरी पर ये मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था। मद्यपान पर प्रतिबंध, छोटे त्योहारों और अमीरों से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये 4 प्रकार के कर लगाए थे: जजिया, जकात, खरात, खुम्स। जजिया यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। और खुरात यह मुसलमानों का भूमि कर था। और खुम्स यह सैनिकों से लूट पर लिए जाने वाला कर था। मकान पर घरी नामक कर लिया जाता था। घरी नामक कर लिया था। और चारागाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। और उसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लें कि दीवाने आरिज सैन्य विभाग को कहा जाता था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग को कहा जाता था। दीवाने इंसा शाही आदेशों का पालन करने पत्राचार विभाग को कहा जाता था। दीवाने वजारत, जिसे आज के ज़माने में आज के हिसाब से उनको प्रधानमंत्री को जिसे वजीर भी कहते हैं। उसके बाद दीवाने जिसको सातल भी कहते हैं, यह विदेश विभाग होता था। विदेश विभाग और धार्मिक मामले का विभाग था ये। उसके बाद जो पचमा था दीवाने रियासत, यह बाजार नियंत्रण को देखता था। यह दीवाने रियासत। और अलाउद्दीन खिलजी ही ने ही एक किन्नर को 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा। मलिक कफूर एक किन्नर थे, उन्हीं को 1000 दिनार में खरीदे थे। और 1301 में रणथंभौर को
1300 को रणथंभौर को जीता, 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 30वां प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी थैलेसीमिया, सी सिजोफ्रेनिया, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी अनुवांशिक रोग है। 31वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए एस्टेक्टिस, बी फेलेरिएसिस, सी पिनफर्ग, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी जीव निमेटोडा संघ से के अंतर्गत आता है। आज का 32वें प्रश्न की बात करें, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी चारने हुए लाला, डी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार के लार मुख्यतः पाचक एंजाइम में पाए जाते हैं। आज के 33वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए माल्टोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोज। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। 34वें प्रश्न की बात करें तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ऑप्शन ए त्वचा से, बी वातक तंत्र से, सी फेफड़ों से, डी क्लोम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वातक से। वातक से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। वहीं आज के 35वें प्रश्न की बात करें तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन ए परावर्तन और व्यक्तीकरण, बी अपवर्तन और व्यक्तीकरण, सी ध्रुवन और व्यक्तीकरण, डी परावर्तन और अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परावर्तन और व्यक्तीकरण। साबुन के पतले झाग से चमकदार रंगों का बनना परिघटना है, परिघटना का ये परिणाम है। वहीं बात करें 36वें प्रश्न की, तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंग, बी विद्युतीय तरंग, सी रेडियो तरंग, डी प्रकाश तरंग। 36 का तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। आज के 37वें प्रश्न की बात करें तो यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। ऑप्शन ए अधिकतम होगा, बी न्यूनतम होगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी A+B। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूनतम होगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। आज के 38वें प्रश्न की बात करें तो साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से ऑप्शन ए अधिक होता है, बी कम होता है, सी आधा होता है, डी बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिक होता है। 39वें प्रश्न की बात करें तो जब एक वस्तु एक समानुपाती वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी संवेग, सी गति, डी दिशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिशा। जब एक वस्तु एक समानुपाती वेग से त्वरित होती है तो दिशा में परिवर्तित होता है।
वहीं आज की 40वें प्रश्न की बात करें, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? ऑप्शन ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडॉन, डी जीनॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीलियम। हीलियम अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। 41 नंबर प्रश्न की बात करें तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड से गैस का निर्माण होता है, ये निर्माण करता है। आज के 42वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटासियम, सी कोबाल्ट, डी ए प्लस बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए प्लस बी। सोडियम एवं पोटासियम को चाकू से काटा जा सकता है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? ऑप्शन ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्राइटियम, डी सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। 44वें प्रश्न की बात करें, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए, इसमें एक चीज़ की बात करें तो कुछ इसमें छूट गया है, आप देख लेंगे कि जैसे ऑप्शन ए C2H4, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे होगा ऑप्शन ए में होगा C2H4, बी में C2H6, सी में CH4 और ऑप्शन डी C2H2। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी C2H2 एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। वहीं 45वें प्रश्न की बात करें तो ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जमनालाल बजाज, सी जगजीवन राम, डी मार्टिन लूथर किंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के उपनाम से जाना जाता है। वहीं बात करें 46वें प्रश्न की, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म? ऑप्शन ए मदर इंडिया, बी सलाम बॉम्बे, सी लगान, डी पहेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मदर इंडिया। मदर इंडिया ऑस्कर की नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म है। वहीं 47वें प्रश्न की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 14 सितंबर, डी 14 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं 48वें प्रश्न की बात करें तो मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन शैली, बी मम्मल शैली, सी राज सिंह शैली, सी डी नंदी वर्मन शैली। तो इसका राइट आंसर है मम्मल शैली। मंडप और रथ की शैली जो है मम्मल शैली की मंडप और उसी की विशेषता है।
वहीं 49वें प्रश्न की बात करें, निपख आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन ए चैतन्य, बी ज्ञानेश्वर, सी दादू दयाल, डी नामदेव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। दादू दयाल निपख आंदोलन के प्रणेता थे। वहीं बात करें आज के 50वें और अंतिम प्रश्न की, तो खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जी स्टैनली, बी जॉन डेवी, सी जॉन सेलर, डी मैकडोगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन डेवी खेल ही जीवन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब इनके बारे में बस इतना ही। आज हम कुछ अकबर के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य बताएंगे जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे हम शुरू कर रहे हैं कि सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था और इनके संरक्षक बैरम खान थे। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जिसमें अकबर का विजय हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजय हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए, टोडरमल शेरशाह सूरी के यहाँ भी ये काम किए थे, उनके शासनकाल में भी थे ये। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बसावन, अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। वहीं बात करें तो यह नगाड़ा वाद्ययंत्र अकबर नगाड़ा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था। इसके द्वारा नवरत्न भी रहते थे, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली में प्रमुख विशेषता यह थी कि मनसबदारी प्रथा भी थी। इनके शासनकाल में आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला निर्माण किया गया। इसने अब्दुल समद की श्री कमल और मोहम्मद हुसैन की कश्मीरी से जुड़ी कलम की उपाधि दी थी। अब उसके बारे में अकबर द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा कांड 1562, तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी आई8।